नमस्ते, सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिक अभिनंदनम। मित्राणि, एबीएच कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि संस्कृत क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं, और संस्कृत क्लास स्पेशली सुपर टेट और यूपी टेट, स्पेशली सुपर टेट और यूपी टेट और अन्य अदर राज्यों के जितने भी टेट होते हैं, उन सभी में जो 30 नंबर की जो संस्कृत पूछी जाती है उसके लिए आज हम अपने एबीएच कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप सभी लोगों को बिल्कुल निःशुल्क देने का कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि आज महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या वेला में हम आप सभी लोगों को और महाशिवरात्रि के डमरू द्वारा उद्गृत संस्कृत का हम लोग पठन पाठन करने वाले हैं। इसलिए कल आपको पता है कि महाशिवरात्रि है और आज महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या को हम ये लेकर के आए हैं आप सभी के समक्ष। तो संस्कृत की हम लोग शुरुआत करेंगे, उससे पहले भगवान शिव का एक बार एक मंत्र के माध्यम से हम लोग आराधना करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो जो चाहे कोई सा भी मंत्र हो उसे हम मंगलाचारण कह सकते हैं, जो शुरुआत में हम लोग गाते हैं, कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। राधे राधे, जय भोले की। चलिए मित्रों, आज हम शुरुआत करते हैं अपनी संस्कृत की। और आज से ये आज हमारी प्रथम कक्षा है। थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कुछ तकनीकी समस्या के कारण हम आने में कुछ देरी हुई। तो अब हम ज़्यादा ना बातचीत करते हुए अपने डायरेक्ट सीधे टॉपिक पर शुरुआत करते हैं। प्रयास करेंगे कि कम समय में, आपका कम समय लेते हुए हम अधिक से अधिक चीज़ें आपको सामग्री प्रदान करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत जो यूपी टेट में हमारी 30 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की आती है। तो हम सबसे पहले संस्कृत को ही लेकर के बात करते हैं कि प्रश्न ये कभी आ जाते हैं कि संस्कृत को हम और किन नामों से जानते हैं, संस्कृत क्या है, संस्कृत जननी है, किसकी जननी है, सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले वेदों में संस्कृत भाषा का प्रचलन हुआ था और देववाणी थी, इसलिए देव भाषा भी कहा जाता है। तो कुछ शब्द हैं, इनके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इन्हें कहते हैं कैसी? देववाणी। देव भाषा भी कह सकते हैं हम, या देववाणी यानी देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली देववाणी या देव भाषा कहते हैं। दूसरा, इसके बाद में ये आर्य होती है। आर्य यानी, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या? श्रेष्ठ होता है। और अन्य नाम है इसके, जैसे ग्रीवाणवाड़ी। क्या? ग्रीवाणवाड़ी बहुत बार पूछा हुआ है, ये अन्य कई राज्यों के पेपर में ये पूछा जाता है, ग्रीवाणवाड़ी किसे कहा जाता है। तो ग्रीवाणवाड़ी किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को। और ये सबसे प्राचीन भाषा है। कैसी है? प्राचीन भाषा है। प्राचीन भाषा के साथ साथ ये सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। क्या कहलाती है? जननी कहलाती है। अभी ये मुख्य ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसलिए मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। क्योंकि संस्कृत जब हम प्रारंभ करते हैं तो बहुत से मित्रों को, भाई बहनों को और सहयोगियों को ये समस्या रहती है कि संस्कृत हमने तो कभी पढ़ी ही नहीं। संस्कृत कक्षा 8 या हाई स्कूल तक पढ़ी, फिर हमारी छूट गई, अब हम संस्कृत कैसे पढ़ें। तो हम उन सभी भाइयों को ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं, भरोसा देते हैं हम कि यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं और पूरे वीडियो को अंत तक देखना, आपका एक एक टॉपिक क्लियर होकर जाएगा। जहां समझ में नहीं आया आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और हम आपको जैसा आप प्रश्न करेंगे उस हिसाब से हम अगली बार आपको देने का प्रयास करेंगे।
तो अभी हम संस्कृतम देख रहे हैं। संस्कृतम ये पता ही होगा कि संस्कृत, संस्कृता, संस्कृतम, ये लिखा जहाँ भी मिल जाए तो ये गलत नहीं होता। ये संस्कृतम जो लिखा है ये कैसा लिखा है, नपुंसक भाषा में, यानी नपुंसक लिंग में है। और यही यदि हम क्या लिख दें, संस्कृत लिख जाए, क्या, संस्कृत, तो संस्कृत है यानी विसर्ग लग जाए या केवल संस्कृत लिखा हो तो क्या होती है, ये पुल्लिंग होती है। क्या, पुल्लिंग भाषा का शब्द होता है संस्कृत। और दूसरा संस्कृता, क्या, संस्कृता अगर बन जाए तो ये कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है। कैसा होता है, स्त्रीलिंग। इसलिए आप लोगों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है कि संस्कृता मिल जाए चाहे संस्कृता चाहे संस्कृतम। संस्कृतम यानी माँ हलंत पीछे मिल जाता है तो लगभग 99% ये चांस रहते हैं कि नपुंसक लिंग का शब्द होगा। और यदि संस्कृत मिल जाए तो ये पुल्लिंग का शब्द होने के चांस रहते हैं, और संस्कृता कहीं मिल जाए तो ये स्त्रीलिंग का। तो अब हम शुरुआत करते हैं। बाकी के और भी हैं, संस्कृतम को हम श्रेष्ठ भाषा कहते हैं, आर्य भाषा, जननी भाषा, ये सभी लोग आप देखते रहते हैं। मैंने ये स्टार लगा के रख दिया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पहले बन चुके हैं, इसलिए चलिए नोट भी कर दे। चलिए भाई लोगों, चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में। अब हम संस्कृत की जब चर्चा कर ही रहे हैं तो शुरुआत में हमारे कुछ संस्कृत की शुरुआत कैसे होती है उनके हम बारे में चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम संस्कृत बनी कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई, किसके मुख से ये निकली, ये किसने इसे ग्रहण किया और किसने सर्वप्रथम उपदेश दिया। ये हमारे शब्द कई मिलते हैं। तो सबसे पहले जब संस्कृत में जब हम बात करते हैं तो संस्कृत की आज हम व्याकरण की चर्चा करें। किसकी, व्याकरण की। तो व्याकरण, तो व्याकरण एक शब्द ऐसा है यानी इसको कहते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम, यानी जिनके साथ शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो अभी ये तो चलो संस्कृत का शब्द हुआ, ये आपको आवश्यकता नहीं है। आपको जब लेवल, जब टीजीटी पीजीटी में पढ़ते हैं तो आपको ये श्लोक पूछ लेता है कभी कभी कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन हम केवल पढ़ रहे हैं टेट, यूपी टेट और सुपर टेट और अन्य राज्यों के टेट के लिए संस्कृत। तो उसमें क्या रहता है, जनरल सा प्रश्न यही पूछ लेता है कि व्याकरण में किस उपसर्ग, किस धातु और किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, उप माने समीप रहता है, और ये आगे लगते हैं, और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। प्रतिधन अय यानी पीछे पीछे जो अनुगमन करें, पीछे पीछे जो आए उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम व्याकरण का जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको पता होगा कि उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है, 22 होती है। कितनी, 22 होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कौन कौन से उपसर्ग लगे हैं। तो व्याकरण में बी और आंग उपसर्ग लगे हुए, बी और आंग, ठीक है। और धातु कौन सी लगी है आपकी, कृ धातु लगी है। और प्रत्यय कौन सा लगा है, बताइए। यदि आपको आता हो तो बताइए, मन में सोचिए, कमेंट के माध्यम से बताइए। तो क्या प्रत्यय है, चलिए हम बता देते हैं। इसमें ल्युट प्रत्यय लगा है। कौन सा, ल्युट। आपकी समझ से भी परे रहता है ऐसा प्रत्यय लगता है संस्कृत व्याकरण में। व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है, बी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, कृ धातु और ल्युट प्रत्यय लगा होता है। तो बी और आंग दो एक क्या है, ये उपसर्ग हैं। क्या, उपसर्ग हैं। और क्र यानी जिसके भी ऊपर ये अंडर रूट जैसा, मैथ का ऐसा सिंबल अगर लग जाए रूट जैसा, तो इसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। क्या कहेंगे, धातु। अर्थात क्रिया, यानी संस्कृत में से धातु कहते हैं, हिंदी में से क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में से वर्ब कह देते हैं। ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं। बाकी हमें धातु, हमेशा धातु शब्द प्रचलन में हम करेंगे, जब संस्कृत बोलेंगे तो धातु बोलेंगे। तो इसलिए आपको धातु समझ लेना, धातु का अर्थ है क्रिया। और ये ल्युट आप समझ रहे हैं, ल्युट क्या है आपका, प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उन्हें समझ में ना आ रहा हो तो देखिए, उपसर्ग को हम सफिक्स, प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है। बाकी उपसर्ग और प्रत्यय बस जानकारी के लिए बताते चले, जितनी जानकारी हमें, मैं आपको हमेशा 101% देने का प्रयास करूंगा। और उसे आप कितना ग्रहण कर रहे हैं ये आप लोग जब परीक्षा दें तो आपको पता लगेगा। प्रैक्टिस आप लगा करके देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये प्रश्न यहाँ से कभी बनते हैं या नहीं बनते हैं।
तो इसका एक सूत्र रहता, मैं अभी बताया था, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेनेति व्याकरणम, यानी जिसके द्वारा शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। चलिए, केवल हमें क्या है कि बस सॉलिड चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हमें बस वही चीज़ें पढ़नी है। मैं आपको वही चीज़ देने का प्रयास करूंगा कि जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, अधिकतर पूछी गई हैं। प्रश्न कहाँ से बनता है? पूछ लेता है व्याकरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो वी और आंग दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और कृ धातु और लुट प्रत्यय का। आपको पता होगा, ये जरूरी नहीं है कि आगे एक ही उपसर्ग हो, आगे दो उपसर्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये आवश्यक भी नहीं है कि उपसर्ग हो ही हो, उपसर्ग के बिना भी हम शब्द बना सकते हैं, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। जैसे हम एक बनाते हैं कारक शब्द। क्या कारक शब्द हम जब बनाते हैं तो इसमें क्या रहता है? कृ धातु रहती है और ड़बुल प्रत्यय रहता है। क्या प्रत्यय? ड़बुल प्रत्यय रहता है। इसमें आवश्यक नहीं है कि उपसर्ग हो, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय बहुत जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? प्रत्यय की आवश्यक होती है। चलिए, हम व्याकरण की चर्चा कर लिए हैं, अब हम आगे अगले टॉपिक पर चलने का प्रयास करते हैं। नोट करते रहिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए, और समझ में आ रहा है? चलिए, और कुछ भी प्रश्न हो तो पूछते भी रहिए। यहीं पर हम आगे चर्चा करें उससे पहले हम देख लेते हैं, संस्कृत का भी कभी कभी पूछ लेता है कि संस्कृत में क्या उपसर्ग क्या धातु लगे हुए हैं, ठीक है ना। संस्कृत में भी हमें कभी कभी पूछ लेता है कि संस्कृत में किस धातु, किस उपसर्ग, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हम देखेंगे, तो क्योंकि जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो एक एक शब्द को हम डिफाइन करके चलें विस्तृत में, संक्षेप में, जो कि आपको कम समय में अधिक समझ में आ सके। तो जब हम संस्कृत की चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे जहां भी अनुस्वार दिख जाए, क्या अनुस्वार, तो एक जब हम आपको आगे लेक्चर में जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम एक बताएंगे सूत्र के माध्यम से। कहते हैं कभी कभी अनुस्वार मकार हो जाता है, मकार कभी कभी अनुस्वार में बदल जाता है। मकार और ये अनुस्वार, आप मकार हम बोल रहे हैं, इसमें भी जो संस्कृत नहीं पढ़े होंगे उन्हें समस्या हो रही होगी, मकार क्या होता है। यानी मकार, मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक कार प्रत्यय होता है। क्या होता है? कार प्रत्यय होता है, जो सभी वर्णमाला के वर्णों के साथ लगा के चलते हैं। जैसे आ के साथ हमने लगा दिया तो हो गया अकार, चा के साथ हमने बोल दिया तो हो गया चकार, ठीक है। पा के साथ हमने बोल दिया तो पकार, माँ के साथ हमने लगा दिया ये तो मकार। यानी जब भी हमें संस्कृत में कोई वर्ड बोलना है तो सिंगल शब्द हिंदी में तो कह देते हैं ये माँ है, ये चा है, ये पा है, ये आ है। लेकिन जब संस्कृत में जब हम शब्दों का संबोधन करेंगे तो उन्हें हम कार प्रत्यय लगा करके बोलेंगे। जैसे माँ बोलना है तो बोलेंगे मकार है, ये चा बोलना है तो बोलेंगे चकार है, आ बोलना है तो ये अकार है, और ये पा है तो पकार है। इसी प्रकार जब हम शब्दों का अभी हम बता रहे हैं कि मकार कभी कभी अनुस्वार और अनुस्वार कभी कभी मकार हो जाता है। तो आप देखेंगे कि संस्कृत में हम सबसे पहले सम उपसर्ग है। क्या? सम उपसर्ग लगा है, और कृ धातु है इसमें भी। क्या? कृ धातु है और अक्त प्रत्यय है। क्या? अक्त प्रत्यय लगा हुआ, सम धन कृ धन अक्त प्रत्यय। इसमें सुट का आगमन होता है यहाँ पर। क्या? सुट का आगमन होता है, आगमन, ठीक है। ये पूछता नहीं है कभी, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की और भाइयों की समस्या रहती है कि सर ये समकृत है, तो कहते समकृत हो जाएगा, सा कहां से आ गया? तो सा यहाँ पर सुट का आगमन हो जाता है। वो इसकी चर्चा हम आगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आप देखते रहिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर बन जाता है समधन क्रधन अक्त प्रत्यय, बन जाता है क्या? संस्कृत। जरूरी नहीं है कि संस्कृत यानी माँ के इसी के ऊपर लगा। जैसे हम देखते हैं संदीप है। क्या है? संदीप। जब हम संदीप शब्द बनाते हैं तो इसमें पूछ लेता है कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें भी जब अनुस्वार जब आ जाए तो इसे अभी हम मकार बना देते हैं, यानी समधन दीप, ठीक है। केवल मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि माँ यानी मकार कभी कभी अनुस्वार, यानी जो ऊपर बिंदी है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कभी कभी मकार और मकार कभी कभी अनुस्वार हो जाता है। देखिए, यदि समझ में आ रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, और हमारे साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए। संस्कृत यदि सीखना है तो आप साथ ही साथ बोलिए, हमारे पीछे पीछे बोलिए, क्योंकि कहते हैं कि बोलने से जल्दी समझ में आता है। जब भी हम छोटे पे थे, छोटे जब थे बचपन में क्या करते थे कि टीचर स्कूल में बुलवा बुलवा के पढ़वाते थे कि तो बोलो, जब वो बोलते हैं उसके बाद बोलते हैं, तो बोलने से क्या है हमें याद होता है। और
जो भाई बहन यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भविष्य में भावी अध्यापक हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, तो उन्हें तो बोलने का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ उन्हें जब पढ़ाना है तो उन्हें तो बोलना ही है। तो इसलिए बोलते रहिए हमारे साथ साथ सम धन क्र धन अक्त। ठीक है, संस्कृत, सम उपसर्ग है, यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग, क्र धातु है और अक्त क्या है, ये प्रत्यय है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट करते रहिए, एक तरफ से नोट्स बना लीजिए। आपको अगर आपने संस्कृत का हमारा नोट्स कंप्लीट कर लिया तो शायद ही आपको किसी और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि मैं आपको और हमारी टीम आप लोगों के साथ वो कंटेंट देने का प्रयास करेगी, आप लोगों के साथ शेयर करेगी अपने विचारों को, कंटेंट को, कि आपको किसी अन्य जगह पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सिर्फ निःशुल्क, कुछ नहीं, बस मांगते क्या है कि बस आप लोगों से बस समय मांगते हैं कि आप पूरा देखते रहिए। बस हमारी मेहनत वहीं सार्थक हो जाती है जब आप पूरा वीडियो आप कंटिन्यूस देखते हैं, तो आपकी जब समझ में आती है। चलिए हम चर्चा करते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। संस्कृत की हमने चर्चा कर ली है, व्याकरण की कर ली है, अब हम चर्चा करेंगे आगे संस्कृत में त्रिमुनि की चर्चा करेंगे। किसकी, त्रिमुनियों की चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ थोड़ी सी चर्चा करेंगे त्रिमुनि की, उसके बाद क्योंकि वीडियो को लंबा ना करें इसलिए देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न ये बन जाता है कि संस्कृत के त्रिमुनि कौन होते हैं। त्रिमुनि, त्रिमुनि के अलावा कभी कभी मुनित्रय भी पूछ लेता है कभी कभी, मुनित्रय कौन होते हैं या मुनित्रय किसे कहा जाता है। यानी त्रिमुनि यानी तीन मुनि, या मुनित्रय यानी तीन मुनियों का समूह। ठीक है, तो त्रिमुनि की जब हम चर्चा करें संस्कृत में, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि संस्कृत में त्रिमुनि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कौन से थे, बोलिए, पाणिनि। कौन से थे, पाणिनि थे। नंबर 1 पाणिनि। ठीक है, नंबर 2 कौन से थे, बताइए, सीरियल से बताना, बिल्कुल क्रम से, ऐसा नहीं करना कि पहले कोई और बता दिए लास्ट वाले पहले बता दिए, क्योंकि अगर क्रम नहीं पता होगा तो आप हमेशा गड़बड़, हमेशा सस्पेंस में रहोगे, गलत करने के चांस अधिक रहेंगे। पाणिनि, और उसके बाद आते हैं आपके कात्यायन। कौन आते हैं, कात्यायन महोदय आते हैं। कात्यायन का उपनाम क्या था, यदि आप जानते हो तो बोलिए। कात्यायन का उपनाम था वररुचि। क्या था, वररुचि। परीक्षा में यही पूछ लेता है कभी कभी कि निम्न में से त्रिमुनि नहीं है, तो उनमें से पाणिनि, कात्यायन, वररुचि दे देगा, इसके अलावा कोई अलग कोई ऑप्शन दे दे, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि निम्न में से त्रिमुनि नहीं है। अच्छा, अगले तीसरे त्रिमुनि कौन है, बताइए, पतंजलि। कौन है, पतंजलि हैं। इन्हीं तीनों के भरोसे ही मान लीजिए इन्होंने संस्कृत का विस्तार किया है। जितना भी प्रचलित जो आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत का रूप, वो इन्हीं तीनों त्रिमुनियों के कारण हम लोगों को संस्कृत पढ़ने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कि सबसे पहले कौन से मुनि हुए हैं, पाणिनि हुए हैं, फिर कात्यायन जिनका दूसरा नाम वररुचि है, और फिर कौन हुए हैं, पतंजलि हुए हैं। अब इन तीनों त्रिमुनियों के बारे में जब हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो हम अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। अब इसमें आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। आज सिर्फ प्रथम क्लास थी, लेक्चर फर्स्ट था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए जल्दी ही समाप्त कर रहे हैं। और जो समझ में ना आया हो वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और जो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है तो वो भी आप बताते चलना कि सर मुझे ये आता है और ये नहीं आता, इसमें कुछ छूट रहा होगा तो मैं और अगले लेक्चर में आप सभी लोगों को ध्यान देने का प्रयास करूंगा। तो सभी मित्रों को यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, यदि आपको पसंद नहीं है, समझ में कुछ नहीं आ रहा तो लाइक ना करें, मैं इस बात के लिए आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा। यदि वीडियो पसंद लगे लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।